अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इक़रा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना। आप बता सकते हैं ये तस्वीर कौन सी है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये, इस तस्वीर के ज़रिए से हम क्या दिखा सकते हैं। चलिए बच्चे कमेंट में लिखिए कि ये क्या है। ये तस्वीर को ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, समीना मैडम भी दिखाए हैं इसको। इस बच्चों कमेंट में लिखिए क्या है करके। आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। लेसन सभी याद रख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना, माशाल्लाह। चंद ने लिखे यहाँ पे ज़मीन के कुरों की शक्ल है, कोई निज़ाम शमशी कह रहे हैं। ज्योमेट्री के डायरों की शक्ल भी दिखाई दे रही है, कुर्रा, निस्फ कुर्रा, है ना, इस तरह से। तो बच्चों सही है, आप अपने टैलेंट के हिसाब से जवाब दें। आप बहुत ही टैलेंटेड बच्चों। तो आपके टैलेंट को निखारने के लिए और भी जो है टैलेंटेड बच्चों की पहचान कराने के लिए जो है बच्चों आपके लिए मसावकती इम्तिहानात होते हैं। कौन से? NTSC और NMMS करके। NMMS, NTSC और NMMS, ये आपके लिए क्या होते हैं बच्चों? मसावकती इम्तिहानात होते हैं। तो ये मसावकती इम्तिहानात क्यों रखे जाते हैं बच्चों? इसका मकसद क्या है? कौन रखते हैं? इसमें कौन सा मवाद आपको पढ़ना रहता है और किस तरीके के सवालात आते हैं? आज की क्लास में थोड़े से मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए देते हुए इस क्लास का आगाज़ करेंगे। हर हफ्ते हर संडे को आपकी ये क्लास रहेगी बच्चों। इसमें आने वाले पेपर्स के बारे में और क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आज बताएंगे, लेकिन एक्चुअल जो क्लास होगी वो अगले संडे से शुरू होगी। बट इसमें क्या रहता है, इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, ये एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है, आपसे इसको क्या फ़ायदा है, इसको थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। कौन से एग्ज़ाम होते हैं बच्चों? स्कॉलरशिप के लिए आप भरते हैं ना, NTSC और NMS, है ना, NMMS, है ना। तो बच्चों एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करते हैं करके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। किसके ज़रिए से? डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, DSRT, और NCERT ना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और उसी तरह से स्टेट की जो रहती है हमारी रियासत कर्नाटक की, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके। तो ये 2 एग्ज़ाम्स को जो है आपके लिए कंडक्ट करती है। एक है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, NTSE कहते हैं। वो 10th क्लास के तलबा के लिए रहती है जो कि 50% मार्क्स जो है हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिलेबस 8th, 9th और 10th का रहता है। कौन कौन सा रहता है ये भी आपको मैं आगे बताऊँ। और उसी तरह से NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फॉर 8th क्लास के लिए रहती है बच्चों। तो इसमें आपको 7th और 8th क्लास का सिलेबस पढ़ना रहता है ना बच्चों। आप बहुत ही टैलेंटेड होशियार बच्चे हो, तो आपके टैलेंट को, आपकी जहानत को सर्च करने के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी को और बढ़ाने के लिए, आपको माली मदद फराहम करने के लिए NCERT और DSRT की तरफ से स्कॉलरशिप देने के लिए आपके लिए इम्तिहानात रहते हैं। तो ये बच्चों जो बच्चे इसमें कामयाब हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उनको मंथली 500 स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। मतलब ईयरली 6000 रहती है। ये अप टू कब तक रहती है बच्चों? PUC 2nd ईयर तक। इसलिए जो है आपको हम यहाँ पे हर संडे क्लासेस लेते रहेंगे। आप बिलानागा क्लासेस को अटेंड कीजिए। आज जो आपके साथी यहाँ पे अटेंड नहीं हुए हैं उन तक भी ये बात को पहुँचाए, ताकि हमारे तमाम कौम को जो है इससे फ़ायदा हो और आप तमाम जो है NTSC और NMMS की एग्ज़ाम में कामयाब हो सको। आपको मतलब क्योंकि चंद एक मरतबा ऐसा हो नहीं, हर माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दो, लेकिन बच्चों कभी कभी हालात के आगे पेरेंट्स भी क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं।
ख़ासकर जो है लड़कियों की तालीम में अक्सर ऐसा होता रहता है। अब तो नहीं होता, फिर भी अक्सर देखो बच्चों ऐसा होता रहता है ना कि चलो हमारे पास में माली मदद नहीं है, ये तो लड़कियां तो पराए घर को जाने वाली है, क्यों पढ़ाना। इस तरह की कभी कभी जो है ख़यालात हमारे दिलों में आते हैं और लड़कियों की तालीम क्या होती है, अधूरी रह जाती। तो बच्चों आपके अंदर जो जहानत है, जो काबिलियत आपके अंदर है, उसी काबिलियत को आप निखारो। अपनी जहानत के बलबूते पर ऐसे मसाबकती, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप कामयाब हो जाओ। अभी नहीं, आगे भी आप IAS, KS, IPS, KES के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहते हैं उनको फेस करते चले जाए, आला से आला ओहदे पर जाए, खुद अपने पैरों पर खड़े रहिए, अपनी फैमिली की हेल्प कीजिए, मुल्क की खिदमत कीजिए, कौम की खिदमत कीजिए, मज़हब की खिदमत कीजिए। तो बच्चों आपके अंदर के टैलेंट को उजागर करने के लिए, आपके अंदर वो खूबी मौजूद है ना, तो आप अपनी खूबी को जाहिर कीजिए, बाहर निकालिए, पढ़िए, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्सा लीजिए। क्योंकि इसमें अगर पास हो जाएंगे आपको तो मंथली आपको 500 रुपीज़ मिलते हैं, यानी ईयरली यहाँ पे 6000 रुपीज़ आपको अप टू PUC एग्जामिनेशन तक, यानी PUC तालीम तक आपको मिलते रहेंगे। फिर आगे जो ऐसे बहुत से स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स आते हैं। अब आप भरे हैं, है ना, कौन कौन से भरे बच्चों आप? स्टेट का और नेशनल का भरे ना, SSP और NSP भरे, और मौलाना आज़ाद और एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का वो भरे हैं, बहुत से भरे हैं। तो उसी तरह से वो तो जो है सबके लिए आम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके अंदर के टैलेंट को दिखाना है, आपकी मेंटल एबिलिटी को दिखाना, आपकी जहानत को दिखाते हुए इस इम्तिहान में कामयाब होकर उस स्कॉलरशिप के आपको हकदार बनना है। तो बच्चों हर हफ्ते इस क्लास को आप अटेंड करेंगे, अपने मवाद को परफेक्ट करेंगे, इस एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे और आला से आला नुमाया नंबरात के साथ आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना बच्चों। तो यहाँ पर NTSC और NMMS मसाबकती जो इम्तिहानात होते हैं जमात हश्तम नहम दहम के तुलबा के लिए, तो इस इम्तिहानात में बच्चों आपके लिए 2 पर्चे होते हैं, एक जो है GMAT और दूसरा SAT करके। GMAT यानी कि बच्चों जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करके रहता है, और दूसरा SAT जो रहता है वो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। तो ऐसे 2 पेपर्स रहते हैं आपको। तो इन पर्चों में जो है सवालात कैसे रहते हैं बच्चों, मुतबादिल जवाब आता है, मतलब MCQ क्वेश्चंस जो कहते हैं, यानी एक सवाल और इसके 4 मुतबादिल जवाब रहते हैं। तो उसमें से सही जवाब को आपको चुनकर आपको वहाँ पे जो OMR शीट दी जाती है उस शीट में आपको मार्कआउट करना रहता है। तो क्या रहता है, उसका स्केच भी है। नेक्स्ट अगली क्लास में जो है नूर अली सर आपको क्लियरली जो है उसका मतलब फ़ोटो निकाल के वो भी दिखाएंगे कि किस तरह से उसको फिलअप करना चाहिए करके। जस्ट एग्ज़ाम क्या होती है, किस तरह से सवालात आते हैं और कौन कौन से मज़ामीन इसमें होते हैं, ये हम जस्ट एक नज़र देखते चले जाएंगे। तो बच्चों इन दोनों एग्ज़ाम में आपको 2 पर्चे रहते हैं, एक GMAT है और दूसरा SAT है, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करके GMAT रहता है, और दूसरा SAT जो रहता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट करके रहता है। और सवालात की किस्म कैसी रहती है बच्चों, यहाँ पे सवालात और जवाबात कैसे रहते हैं, मतलब एक सवाल 4 जवाब, यानी मुतबादिल जवाबात जो बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इस तरह के यहाँ पे सवालात रहते हैं। तो तलबा पहला जो पेपर रहता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट करके GMAT करके, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों, आपको 90 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें क्या क्या रहता है, ये क्लास आपको जो है नूर अली सर लेंगे। तो इसमें क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर इन द सीरीज कौन से रहते हैं उसको पहचानने का, ऑड नंबर कौन सा है, समझो यहाँ पे स्क्वायर देते जाते वहाँ पे एक मकब दिए हैं, 4 दिए हैं, उसके बाद में वहाँ पे 8 दिए हैं, 9 दिए हैं, फिर उसके बाद में जो है वहाँ पे 25 दिए हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 8 जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 24 आएगा। तो ऑड नंबर जो रहता है उसमें निकालना रहता है। तो किस तरह से इसको हल करना, ये भी आपको यहाँ पे इस क्लासेस के दौरान में बताया जाएगा। उसी तरह से मैच द रूल्स रहता है, गिवन विद द सेट नंबर्स, सिमिलैरिटी ऑफ सेट नंबर्स रहते हैं, और सिम्बॉल्स दे रहते हैं, फिगर रिलेशनशिप रहता है, या वेन डायग्राम्स आपको रहते हैं बच्चों, और उसी तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए जाते हैं, उसको पहचानना रहता है। और थॉट क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन रहते हैं
कि एक मतलब वो सही है या गलत है, या ए बी उसके दो जवाब दे जाते हैं, ए सही है बी सही है, ए बी दोनों भी सही है। इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं उस थॉट पे। उसी तरह से लेटर सीरीज रहती है ए बी सी डी के, ए लिखते हैं सी और डी नहीं रहता वहाँ पे, फिर ए है, ए के बाद में डी लिखते हैं मतलब बी और सी नहीं है, फिर उसके बाद में जी लिखते हैं तो ई एफ नहीं है, नेक्स्ट उसके बाद में सीरीज इस तरह दी जाती है। तो इस लेटर सीरीज की रहते हैं ऑड वन लेटर्स रहता है, उसमें कौन सा लेटर मैच नहीं वो निकालना रहता। उसी तरह से लेटर की कोडिंग एंड डिकोडिंग ए क्वेश्चंस आपको वहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चंस ऑन फिगर्स रहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द फिगर्स रहते हैं, फिगर दी रहती है अधूरी रहती है, उसको ए बी सी डी चार ऑप्शंस रहते हैं, तो कौन सा नेक्स्ट फिगर वहाँ पे लेना है करके। या मिरर इमेज रहता है, एक इमेज रहती है तो उसका रिफ्लेक्शन आईने में इस तरह से दिखता है करके रहता। या कंप्लीशन ऑफ फिगर्स रहता है, या सिमिलर फिगर्स। तो इस तरह से एक इसमें रहता बच्चों जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो रहता है ना, जीमेट में रहता है। एक क्लास आपको नूर अली सर बहुत ही डिटेल में लेंगे। और दूसरा जो एक पेपर रहता है बच्चों वो कौन सा रहता है, सेट करके, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट करके। तो ये भी 90 मार्क्स के लिए रहता है। इसमें क्या क्या रहता है बच्चों, जो अब तक आपने 8th 7th 8th 9th 10th में पढ़े हैं ना, वही सिलेबस रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं रहेगा। इसमें फिजिक्स रहेगा यानी इल्म तबियात के बारे में, केमिस्ट्री इल्म कीमिया के बारे में, बायोलॉजी रहेगा आपको, मैथमेटिक्स रहेगा, हिस्ट्री यानी तारीख के बारे में रहेगा, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस रहेगा, और ज्योग्राफी। किसमें बच्चों, सेट में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। ये भी जो है बच्चों 90 मार्क्स के लिए रहेगा। तो 35 क्वेश्चंस यहाँ पे साइंस के लिए रहेंगे। इसमें 35 क्वेश्चंस साइंस के रहेंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे। 20 मार्क्स क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, और 35 क्वेश्चंस किसके लिए रहेंगे, सोशल साइंस के रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो बच्चों ये दो पेपर रहते हैं आपको एनटीएमएस और एनएमएमएस एग्जाम में, जो है दो पेपर्स रहते हैं। एक जो है जीमेट और दूसरा सेट। एक जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहता है और दूसरा जो है सेट यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। 90 मार्क्स के होते हैं। तो सेट में जो रहता है ये आपका सिलेबस ही रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो समझ में बच्चों, तो इस तरह से रहता है। तो क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, आंसर किस तरह से देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक आपको देंगे मुख्तसर तौर पर, आप भी देख के लिए। इसको हम क्या करें, हम ही बोलते अगर गए तो आपको बोर ना हो जाए, इसलिए क्विज की शक्ल में अगले क्लास से हम ले लेंगे। अब जस्ट मैं किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से आंसर उसको चॉइस करना है। तो अगले पीरियड से हम क्या करेंगे, जब भी जो है सेट के लिए क्लास रहेगी, टॉपिक आपको दिया जाएगा, तो आप भी जो है टॉपिक उसको मुख्तसरन देख के लाइए। उसको क्विज की शक्ल में जो है हम यहाँ पे हल करते जाने, क्विज की शक्ल में जो है एक क्विज के तौर पर हम खेलते चले जाएंगे, तो और भी मज़ा आएगा और आपको आंसर्स भी याद रहेंगे। तो बच्चों किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं करके चंद एक मतलब मॉडल थोड़ा इजी से हम क्या करेंगे डिफ़िकल्ट की तरह। अब तक जो आपको ऑनलाइन क्लासेस हुए ना, वो ना ऑनलाइन क्लासेस में से ही थोड़े से क्वेश्चंस लिए हूँ मैं एज ए मॉडल के तौर पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट में अपने आंसर लिखते चले जाइए, आपको भी मज़ा आएगा, है ना। तो बच्चों आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पैदाइश है। एग्जाम किस तरह रहेगी ये तो समझ में आया बच्चों। अब क्वेश्चन किस तरह से किस टाइप में रहते हैं, देखो एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मुतबादिल आंसर रहेंगे। राइट आंसर को आपको सेलेक्ट करना है, पहले पेपर में पेंसिल से मार्क करके रखेंगे। फिर उसके बाद में आपको जो OMR शीट दी जाती है, उस OMR शीट में वो ABCD में A सही है तो A को राउंड अप करेंगे, B सही है तो B को, C है तो C को, D है तो इस तरह से D को। तो बच्चों आपके लिए पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पैदाइश है। तो ऑप्शन दे रही हूँ बच्चों यहाँ पे, A है मक्का मुअज़्ज़मा, B मदीना मुनव्वरा, C सऊदी अरब, D जो है बैतुल मुक़द्दस। तो बच्चों यहाँ पे सही जवाब कौन सा है कमेंट में लिखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम पैदाइश, A मक्का मुअज़्ज़मा, B मदीना मुनव्वरा, C सऊदी अरब, D जो है बैतुल मुक़द्दस। यस बच्चों कमेंट में जवाब लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब क्या है बच्चों इसका, मक्का मुअज़्ज़मा, है ना। रेड मार्क की देखो उसके नीचे सही जवाब कौन सा है बच्चों, मक्का मुअज़्ज़मा। तो अब अपने OMR में क्वेश्चन नंबर 1 के सामने A को आप क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, है ना।
चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, मरकजी मजलिस कानून साज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? मरकजी मजलिस कानून साज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, है ना। जब हम मरकजी हुकूमत पढ़े थे 9th क्लास के वीडियो में, है ना, मरकजी हुकूमत के 3 ऐवान के बारे में पढ़े थे, मजलिस कानून साज, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया। तो बच्चों मरकजी मजलिस कानून साज को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं क्या पार्लियामेंट कहा जाता है? ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। सही जवाब कौन सा है बच्चों? कमेंट में लिखिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों, मरकजी मजलिस कानून साज को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं ना। वेरी गुड, आप सभी का जवाब सही था माशाल्लाह, मरकजी मजलिस कानून साज को पार्लियामेंट कर। इसी तरह से आपकी एग्ज़ाम रहेगी बच्चों, एग्ज़ाम अटेंड करो, हाईएस्ट नंबर से कामयाब भी हो जाओ। देखो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है पे, गोकर्ण के करीब वाक़ा बीच है ना, कौन सी बीच है? गोकर्ण के करीब में कौन सी बीच वाक़ा है? ये भी वीडियो लेसन आपको हो गया है। तो गोकर्ण के करीब वाक़ा बीच कौन सी है बच्चों, है ना। तो मैं ऑप्शन दूंगी, आपको सही जवाब को पहचानना है बच्चों। ए है यहाँ पे मालपे, बी मुरुडेश्वर, सी सोमेश्वर बीच, डी ओम बीच। गोकर्ण के करीब वाक़ा बीच कौन सी है? मालपे बीच, मुरुडेश्वर, सोमेश्वर, ओम बीच। कौन सी है बच्चों? गोकर्ण के करीब वाक़ा बीच कौन सी है? यस, चलिए कमेंट में अपना जवाब लिखो तलबा, इंटेलिजेंट तलबा, क्योंकि इंटेलिजेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखाना है यहाँ पे। वेरी गुड, ओम बीच। कौन से बच्चों? ओम बीच है। चलिए चौथा सवाल आपके लिए, तुलवा ख़ानदान का अहम हुक्मरान कौन था, है ना। विजयनगर के 4 सल्तनतों के बारे में पढ़े थे हम, संगमा ख़ानदान, सालवा ख़ानदान, तुलवा ख़ानदान और अड़विडू ख़ानदान, है ना। तो तुलवा ख़ानदान का अहम हुक्मरान कौन था? ऑप्शन ए अलिया राम राया, ऑप्शन बी देवराया दुम्वम, ऑप्शन सी कृष्ण देवराया, ऑप्शन डी तेनाली रामा। चलिए बच्चों जल्दी से कमेंट में अपना जवाब लिखिए, तुलवा ख़ानदान का अहम हुक्मरान कौन था? ऑप्शन ए अलिया राम राया, ऑप्शन बी देवराया दुम्वम, ऑप्शन सी कृष्ण देवराया, ऑप्शन डी तेनाली रामा। सही जवाब कौन सा है बच्चों? अभी अभी लेसन हो गया था हमारा विजयनगर और बहमनी सल्तनत। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब कौन सा? कृष्ण देवराया। कौन सा जवाब है बच्चों इसमें? तुलवा ख़ानदान का अहम हुक्मरान कौन है? कृष्ण देवराया, है ना। चलिए बच्चों उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आपके लिए सवाल है, अभी भी कल ही लेसन 2 मरतबा हो गया है, हमारे समीना मैडम भी ले है, मैं भी ले चुकी हूँ आपको, है ना। जदोजहद आज़ादी, उसी में से एक क्वेश्चन दी हूँ आपको, रिवीजन भी हो जाए। देखेंगे कि कल 2 मरतबा लेसन सुने हैं, क्विज खेले हैं, सरगर्मी भी हो गई है, कितना आप याद रखेंगे, है ना। चलिए आपके लिए सवाल क्या है बच्चों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास का अहम मकसद क्या था बच्चों? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में एओ ह्यूम की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद हुआ, तो उसके पहले इजलास की सदारत WC बनर्जी ने की थी। तो इसका अहम मकसद क्या है? ऑप्शन ए मुकम्मिल आज़ादी का हुसूल, ऑप्शन बी हिंदुस्तानियों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, ऑप्शन सी कौमी एकजहती की नशोनुमा, कौमी एकजहती का हुसूल और उसकी नशोनुमा करना, ऑप्शन डी हिंदुस्तानियों को दस्तूरी हुकूक या कानून साजी के हुकूक दिलवाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद नहीं पूछ रहा मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास का मकसद मुकम्मिल आज़ादी का हुसूल, हिंदुस्तानियों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना या कौमी एकजहती का हुसूल और नशोनुमा। एक नारा लगाया था ना उन्होंने, कल बोली थी मैं आपको, क्वेश्चन भी दी थी। ऑप्शन डी है यहाँ पे, हिंदुस्तानियों को दस्तूरी हुकूक या कानून साजी के हुकूक दिलवाना। चलो इंटेलिजेंट बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास का मकसद क्या था। सही जवाब लिखिए, ऑप्शन ए बी सी डी। सही जवाब कौन सा होता है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सही जवाब कौमी एकजहती का हुसूल और
नशोनुमा। क्या नारा लगाया था उन्होंने? कौमी एकजहती का हुसूल और नशोनुमा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले इजलास का मकसद था। मुकम्मल आज़ादी, हिंदुस्तानियों के सियासी हुकूक, इसके साथ साथ हमारा पहला जो मेन मकसद हम वहाँ पे रखे थे कौमी एकजहती का हुसूल और नशोनुमा, इसके लिए सही जवाब है। उसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे आपके सामने है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम कर दी, इसकी अहम वजह। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम की है ना, 1905 सन ईस्वी में बंगाल को उसने मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया है ना, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। तो इसकी अहम वजह क्या थी? ऑप्शन ए, बंगाल बड़ी रियासत थी, इसका इंतजामिया मुश्किल था, या ऑप्शन बी, बंगाल अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात का मरकज था, ऑप्शन सी, बंगाल हिंदू मुस्लिम मजहबी फसादात का मरकज था, ऑप्शन डी, बंगाल बहुत अरसे से मौशी तौर पर पसमानदा था। तो क्यों लॉर्ड कर्जन ने 1905 सन ईस्वी में बंगाल की तकसीम कर दी? उसकी अहम वजह क्या थी? ऑप्शन ए क्या है बच्चों यहाँ पे? बंगाल बड़ी रियासत थी और इसका इंतजामिया मुश्किल था इसलिए कर दी, या ऑप्शन बी यहाँ पे देखो क्या है, बंगाल अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात का मरकज था, या ऑप्शन सी यहाँ पे है, बंगाल हिंदू मुस्लिम मजहबी फसादात का मरकज था, या ऑप्शन डी आपके सामने है, बंगाल बहुत अरसे से मौशी तौर पर पसमानदा था। तो बच्चों ABCD में कौन सा जवाब सही है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंटेलिजेंट बच्चों ने बहुत ही इंटेलिजेंसी से अपना जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बंगाल अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात का मरकज था। अंग्रेज सोचते थे कि बंगाल जो है अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात का मरकज है, यहाँ से ही सभी तहरीक एहतजाजात निकल रहे हैं, इसलिए इनको क्या करना, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को यहाँ पे तोड़ देना, इस बंगाल की हम ही क्या करना यहाँ पे तकसीम कर देना करके लॉर्ड कर्जन ने 1905 सन ईस्वी में बंगाल की तकसीम कर दी थी। तो बच्चों सही जवाब क्या है पे? बंगाल अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात का मरकज था। चलिए अगला सवाल आपके लिए, 1905 सन ईस्वी में बंगाल तकसीम की मुखालिफत करते हुए रक्षाबंधन त्यौहार मनाने का अहम मकसद है ना। 1905 सन ईस्वी में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम कर दी कि बंगाल अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात का मरकज है करके, तो उस वक्त वहाँ के लोगों ने रक्षाबंधन त्यौहार मनाए थे। तो उसका मकसद क्या था? चलिए ऑप्शन ए आपके पास में है, दुनिया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी तहजीब से आशना करवाना, ऑप्शन बी, हिंदू अंग्रेज भाईचारगी को दिखाना, ऑप्शन सी, हिंदू और ईसाइयों में इत्तिहाद बनाए रखना, ऑप्शन डी, हिंदू और मुसलमान में इत्तिहाद लाना। क्यों उन्होंने रक्षाबंधन त्यौहार मनाए वहाँ पे? ऑप्शन ए क्या है बच्चों यहाँ पे? दुनिया को और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी तहजीब से आशना कराना कि ये हमारी तहजीब है, यहाँ पर ये त्यौहारें होते हैं, रक्षाबंधन त्यौहार हम मनाते, ये दिखाना था, या हिंदू और अंग्रेज़ों की भाईचारगी को दिखाना था, या हिंदू और ईसाइयों में इत्तिहाद बनाए रखना था, या हिंदू और मुसलमान में इत्तिहाद लाना था। यस बच्चों, चलिए जल्दी से कमेंट में अपना जवाब लिखिए, ABCD कौन सा आंसर सही है। यस बच्चों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब आपका यहाँ पे कौन सा बच्चों? सॉरी, तीर का मार्क ऊपर गया, डी, हिंदू और मुसलमान में इत्तिहाद को लाना था। हिंदू और मुसलमान में इत्तिहाद को लाना क्या था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रक्षाबंधन त्यौहार का आगाज के मनाए ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, हिंदुस्तानियों के मुताबिक 1905 सन ईस्वी में तकसीम बंगाल का मकसद क्या था? हिंदुस्तानी क्या समझते हैं कि 1905 सन ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम की, क्यों की? तो उनके मुताबिक क्या था? देखो ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों की तकसीम, ऑप्शन बी, अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात की तरफदारी, ऑप्शन सी, बंगाल के मगरबी हिस्से की तरक्की करना, ऑप्शन डी, वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना। तो हिंदुस्तान के लोग क्या सोचते थे जब 1905 सन ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम की? तो हिंदुस्तानी क्या सोचते थे, क्यों अंग्रेज़ों ने इस तरह किया, क्यों लॉर्ड कर्जन ने तकसीम बंगाल किया? तो हमारे लोग क्या सोच रहे थे कि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान की तकसीम की, इनके इत्तेहाद को तोड़ा करके समझे, या ऑप्शन बी, अंग्रेज मुखालिफ एहतजाजात की तरफदारी करना, या ऑप्शन सी, बंगाल के मगरबी हिस्से को तरक्की देने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ऐसा किया क्या?
या ऑप्शन डी वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना, या अंग्रेज़ों का मकसद था कि बंगाल को जो है बुनियादी सहूलतें फराहम करे, उसकी तकसीम करके उसकी इंतज़ामिया को आसान करने के लिए। तो हमारे लोग क्या सोच रहे थे बच्चों? हिंदुस्तानियों के मुताबिक 1905 में तकसीम बंगाल का मकसद। चलिए जल्दी जल्दी लिखे कमेंट में। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों क्या था? हिंदू और मुसलमानों की तकसीम। हमारे लोग सोचने लगे कि तकसीम बंगाल यानी यहाँ पे मशरक़ी और मगरबी बंगाल में जब बंगाल की तकसीम की गई तो सोचे कि इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में तकसीम के यही इत्तिहाद को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, रक्षाबंधन त्यौहार भी मनाए थे ना। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। ये रहा, इनमें से कौन से नुकात की बुनियादी पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले रहनुमाओं को इत्तेदाल पसंद और इंतहा पसंद कहा गया? तो अब मैं ABCD में नुकात देती हूँ। तो इनमें से कौन से नुकात की बुनियादी पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले हमारे रहनुमाओं को इत्तेदाल पसंद और इंतहा पसंद कहा गया है ना। 3 दौर हम कल पढ़े हैं, इत्तेदाल पसंद, इंतहा पसंद, इनकलाबी। तो किस बुनियाद पर इनको इत्तेदाल पसंद, ये इंतहा पसंद, ये इनकलाबी कहा गया? अब इनकलाबी तो यहाँ पे सवाल में नहीं है, यहाँ पे 2 दी हूँ मैं, यानी इन मंदरजा झील में से कौन से नुकात की बुनियाद पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले रहनुमाओं को इत्तेदाल पसंद और इंतहा पसंद कहा गया? तो बच्चों आपके सामने नुकात है, जद्दोजहद का तरीकाकार, उनके ख्यालात या उनकी फ़लसफ़े की बुनियाद पर, या ऑप्शन बी उनके मुकाम पैदाइश, नस्ल, ज़ात और अंग्रेज़ों के साथ उनके ताल्लुकात की बुनियाद पर उनको इत्तेदाल पसंद इंतहा पसंद में तकसीम किया गया, या ऑप्शन सी ज़ात, नस्ल, तालीम और उनकी कौमी तफक्कुर, ऑप्शन डी दौर, नज़रियात, तालीम और सियासी इस्लाहात। किन बुनियाद पर, कौन से ऐसे नुकात थे जिसकी वजह से हम ये इत्तेदाल पसंद ये इंतहा पसंद करके उनको तकसीम कर दिए? ऑप्शन ए क्या है बच्चों? यहाँ पे जद्दोजहद आज़ादी का उनका तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनके ख्यालात, उनकी सोच, उनका फ़लसफ़ा। उसी तरह ऑप्शन बी क्या है बच्चों? मुकाम पैदाइश, नस्ल, ज़ात और अंग्रेज़ों के साथ उन रहनुमाओं के ताल्लुकात। ऑप्शन सी है नस्ल, ज़ात, तालीम और उनका कौमी तफक्कुर। ऑप्शन डी है वो दौर, नज़रियात, तालीम और सियासी इस्लाहात। तो बच्चों कौन सा सही है ABCD में? चलिए कमेंट में लिखिए, कोड नंबर भी लिखिए ABCD, उसके साथ आंसर भी लिखेंगे। यस, इनमें से कौन से नुकात की बुनियाद पर आज़ादी के लिए लड़ने वाले रहनुमाओं को इत्तेदाल पसंद और इंतहा पसंद कहा गया? चलिए बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से मेरे इंटेलिजेंट तलबा ने सही जवाब लिखा है बच्चों, वेरी गुड। देखिए आपका आंसर सही है ना, माशाल्लाह। जद्दोजहद का उनका तरीक़ाकार, उनके ख़यालात, उनका फ़लसफ़ा है ना। इत्तेदाल पसंद वालों का तरीका दस्तूरी तरीके से अर्जी दाश्त के ज़रिए से गुजारिश देकर वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इंतहा पसंद के लोग स्ट्राइक करते थे, हड़तालें करते थे, है ना, लोगों को हुजूम की शक्ल में जमा करते थे। जैसा तिलक ने शिव जयंती, गणेश जयंती त्योहारों का आगाज़ किया। तो उनका जद्दोजहद का तरीका, उनके ख़यालात, उनके फ़लसफ़े की बुनियाद पर हम आज़ादी के लिए लड़ने वाले रहनुमाओं को इत्तेदाल पसंद और इंतहा पसंदों में तकसीम करते हैं ना बच्चों। तो सही जवाब आपके मुताबिक क्या हो गया यहाँ पे? ए सही जवाब लिखिए बच्चों, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की तरफ। अंग्रेज़ों ने लॉर्ड लिट्टन के दौर में जारी करदा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या सहाफ़ती एक्ट का मकसद क्या था? अंग्रेज़ों ने यानी लॉर्ड लिट्टन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या सहाफ़ती एक्ट जारी किया, है ना। क्यों जारी किया बच्चों? उसका मकसद क्या था? ऑप्शन ए अंग्रेज़ी अखबारात को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए, ऑप्शन सी मुख्तलिफ ज़ुबानों में अखबारात की इशाअत को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी हिंदुस्तानियों पर अखबारात जारी करने पर पाबंदी आयद करने के लिए। किस लिए बच्चों? लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर सहाफ़ती एक्ट जारी किया है ना, कल पढ़े थे हम। तो 4 ऑप्शन हैं, सही जवाब देखिए कौन सा है, कमेंट में लिखिए बच्चों। पहला ऑप्शन क्या है पे? अंग्रेज़ी अखबारात को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए, ऑप्शन सी मुख्तलिफ ज़ुबान में अखबारात की इशाअत को
बढ़ावा देने के लिए या हिंदुस्तानियों पर अखबारात जारी करने पर पाबंदी आयद करने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए। चलो बच्चों, ABCD कौन सा सही जवाब है? कोड नंबर के साथ जवाब भी लिखिए कमेंट में। अंग्रेजों ने लॉर्ड लिटन के दौर में जारी करदा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या सहाफती एक्ट का मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब बच्चों, बहुत सौ ने सही किए। थोड़े B और C में कंफ्यूजन की, B और D में कंफ्यूजन किए हैं, तो सही जवाब बच्चों बी ऑप्शन, हिंदुस्तानी सहाफती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए। हिंदुस्तानी सहाफती आज़ादी, अखबारात की आज़ादी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने लॉर्ड लिटन के दौर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर सहाफती एक्ट जारी किया गया। तो उसका मकसद क्या था? हिंदुस्तानी सहाफती आज़ादी को ख़त्म करना। चलो बच्चों, थोड़े सवालात को अब चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर L1, थोड़ा हम पिछली क्लासेस की तरफ जाएंगे ताकि हमारे 8th और 9th के तलबा और तालिबात जो ज्वाइन हो चुके हैं उनको बोर ना हो। चलो बच्चों, यहाँ पे देखो, इनमें मुकामी ज़राए की किस्म है ना। हम पढ़े तारीख़ के ज़राए, तारीख़ के वसाइल पढ़े हम, अदबी ज़राए, आसार क़दीमा के ज़राए, मुकामी ज़राए, गैर मुल्की ज़राए, है ना। तो बच्चों, इनमें मुकामी ज़राए की किस्म कौन सी है? मुकामी अदबी ज़राए कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासू, ऑप्शन बी अल हिंद, ऑप्शन डी इंडिका, ऑप्शन डी सीयू की। चलिए बच्चों, इसमें से हमारे मुकामी अदबी ज़राए की किस्म कौन सी है? पृथ्वीराज रासू है, अल हिंद है, इंडिका है या सीयू की है? अब कौन कौन लिखे हैं ये भी याद रहेगा आपको, है ना। पृथ्वीराज रासू किसने लिखा है, अल हिंद के मुसन्निफ कौन है, इंडिका के कौन है, सीयू की किताब किसने लिखा है? तो बच्चों, लिखने वाले अदीब को, मुसन्निफ को याद करते हुए मुकामी अदबी ज़राए की किस्म कौन सी है यहाँ पे ABCD में? अल्हम्दुलिल्लाह कौन सी है बच्चों? पृथ्वीराज रासू, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के वजीर चंदा बरुआई ने पृथ्वीराज रासू, ये सही है क्योंकि अल हिंद ने जो है अलबैरोनी ने अल हिंद लिखा जो कि गैर मुल्की सफ़ीर है। उसी तरह मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है, फहियान ने सीयू की लिखा है। तो सही जवाब क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे चंदा बरुआई की लिखी हुई किताब, पृथ्वीराज चौहान के कारनामों को उसका वजीर चंदा बरुआई ने अपनी किताब में लिखा था। कौन सी? पृथ्वीराज रासू। तो मुकामी अदबी ज़राए की किस्म यहाँ पे कौन सी हो गई बच्चों? पृथ्वीराज रासू। और तीनों क्या है? गैर मुल्की अदब है ना, गैर मुल्की अदब है। तो यहाँ पे मुकामी अदब की ज़राए की किस्म कौन सी हो गई बच्चों? पृथ्वीराज रासू। चलिए अगले सवाल की तरफ। इनमें से आसार क़दीमा के ज़राए कौन से हैं? तो देखो, ऑप्शन ABCD मैं यहाँ पे दूंगी, आपको पहचानना है कि आसार क़दीमा के ज़राए कौन से हैं। ऑप्शन ए कुतबात, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी क़दीम इमारतें, ऑप्शन डी ए सभी। कौन से पहचानो यहाँ पे? कुतबात आसार क़दीमा है, या सिक्के आसार क़दीमा के ज़राए है, या क़दीम इमारतें आसार क़दीमा के ज़राए हैं, या ये तीनों भी है बच्चों? देखिए, इन तीन में से कौन सा है? पहचानिए कि खुतबात है या सिक्के है या क़दीम इमारतें हैं। चलो बच्चों, कमेंट में जल्दी जल्दी जवाब लिखिए। ABCD कौन सा सही है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सही पहचान। ये सभी जो है आसार क़दीमा के ज़राए हैं। खुतबात, सिक्के, क़दीम इमारतें, खंडरात, ये सभी क्या है बच्चों? आसार क़दीमा के ज़राए। चलिए एक और सवाल आपके लिए। यहाँ पे जो जोड़ियाँ बनाई उसमें एक गलत जोड़ी है, आपको उस गलत जोड़ी की निशानदेही करना है कि इसमें से गलत जोड़ी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है बच्चों यहाँ पे गंगा और गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी सिंध कैलाश पर्वत, ऑप्शन सी जो है नर्मदा मलताई, ऑप्शन डी कावेरी तलकावेरी। तो इनमें रिलेशन क्या है? देखिए, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर, सिंध कैलाश पर्वत, नर्मदा मलताई, कावेरी तलकावेरी। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, गलत जोड़ी कौन सी है, उसकी निशानदेही करना है। तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर लिखने में क्या वहाँ पे रिलेशन है, क्या रिश्ता है? देखिए, वो दोनों अल्फाज में। सिंध कैलाश पर्वत लिखी हूँ, उसमें क्या रिश्ता है? देखिए, नर्मदा मलताई है, उसमें क्या रिश्ता है? देखिए,
कावेरी तला कावेरी है, उसमें क्या रिश्ता है देखते हुए इसमें से एक जोड़ी जो है गलत है, तो आप गलत जोड़ी की निशानदेही लगाइए। क्यों गलत है सोचिए। ABCD। यस तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत सौ ने सही जवाब दिया है C। सही है ना, क्योंकि बच्चों गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सिंध कैलाश पर्वत से, कावेरी तला कावेरी से, लेकिन नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर क्या लिखा, मलताई। मलताई से निकलने वाली कौन सी है यहाँ पे, ताप्ती है ना। ताप्ती नदी मलताई से निकलती है, लेकिन नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। तो गलत जोड़ी कौन सी है यहाँ पे, नर्मदा मलताई की है ना, क्योंकि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, दरियाए सिंध कैलाश पर्वत से, दरियाए कावेरी तला कावेरी से, लेकिन नर्मदा कहाँ से निकलती है बच्चों, अमरकंटक की पहाड़ी सिलसिलों से। इसके साथ जोड़ी क्या है यहाँ पे, मलताई है, लेकिन मलताई रॉन्ग आंसर है ना, क्योंकि मलताई के मुकाम से कौन सा दरिया निकलता है, ताप्ती नदी, ताप्ती दरिया। तो गलत जोड़ी कौन सी है बच्चों यहाँ पे, C। चलिए बच्चों, और एक आखिरी सवाल आपके लिए, मधुर विजयम किताब किसने लिखी है। ये भी हमारा वीडियो लेसन्स हो गया है, आप सुने हैं। चलो मैं आपको हिंट्स देती हूँ, या ऑप्शन लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक किस लेसन से है। मधुर विजयम किताब किसने लिखी है। ऑप्शन 1 गंगा देवी, ऑप्शन B देवराया दुआम, ऑप्शन C कृष्ण देवराया, ऑप्शन D त्रिलोचना देवी। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी बोलिए, मधुर विजयम किताब किसने लिखी है। ऑप्शन 1 गंगा देवी, ऑप्शन B देवराया दुआम, ऑप्शन C कृष्ण देवराया, ऑप्शन D त्रिलोचना देवी। तो इस किताब के मुसन्निफ कौन है, जल्दी जल्दी बोलिए। ABCD में गंगा देवी है, देवराया दुआम है, कृष्ण देवराया है, या त्रिलोचना देवी ने किताब लिखी है। तो ये ऑप्शंस लिखने के बाद चलिए मैं इतना हिंट्स देती हूँ कि ये विजयनगर दौरे हुकूमत में लिखी हुई किताब है। विजयनगर दौरे हुकूमत में लिखी हुई किताब है। वहाँ की हुकूमत की बुनियाद किस तरह डाली गई, हक्का बोक्का देवराया अव्वल दुआम, इन तमाम के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। तो बताइए किसने लिखा है इस किताब को। ABCD में सही जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा है, गंगा देवी है ना। गंगा देवी ने मधुर विजयम किताब को लिखा है। तो बच्चों ये आज के चंद एक हमारे सवालात थे। तो अगली क्लास से हम आपको टॉपिक देंगे, आप भी उस टॉपिक को पढ़ के आइए। फिर क्विज की शक्ल में हम यहाँ पे इस तरह से सवालात के जवाबात हल करते जाएंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देंगे ताकि आपको गेस करने में आसानी हो सके। तो इस तरह से बच्चों हर संडे को जो है इस क्लास को अटेंड कीजिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है आपको नूर अली सर लेंगे, और उसके बाद में हिस्ट्री, एसविक्स, ज्योग्राफी, हम जैसा जिसको सहूलत होगी आप तक इस मवाद को, इन सवालात को, इस क्लास को पहुंचाते जाएंगे। हर संडे को जो है, हर इतवार को इस क्लास को बिला नागा अटेंड कीजिए। आपके साथी जो आज नहीं हैं क्लास में उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी यहाँ पर इस सवालात की किस्म को, इस एग्ज़ाम की अहमियत को जाने, वो भी इम्तिहानों को अटेंड करे, स्कॉलरशिप के हकदार बने, ताकि आपकी तालीम हमेशा जारी रहे, आपकी तालीम में कोई रुकावट नहीं आए। क्योंकि ज़िंदगी को संवारने का हुनर कहाँ पे है बच्चों, तालीम में है ना। तालीम एक बेहतरीन जेवर है, तो इससे हमेशा आरास्ता रहो, अपनी तालीम को जारी रखो, एक अच्छे शहरी बनो, अच्छे बच्चे बनो यहाँ पे, है ना। चलिए बच्चों इसी के साथ में आज की क्लास का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी मखसूस दुआओं में तमाम असातिज़ा इकराम को भी शरीक रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।